प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चलो भैया शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ध्यान रहे आज तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ गया है, करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है ना। चूँकि डिजिट भी 100% सही आया है और सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट तीनों का यहाँ पे हम देखेंगे। यानी कि 24 अगस्त, ठीक है भैया, 24 अगस्त का हम यहाँ पे देखेंगे। पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहता है, देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, है ना। अगर याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको हम बहुत बताए हैं, एक नहीं बहुत बताए हैं, है ना। और कुछ अलग ढंग से पूछा भी है। कहता है 12 वस्तुओं को 180 रुपया में बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। क्या होता है? हानि। याद है कि भूल गए? हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करोगे ना, तब भैया हानि होगा। और इसमें आपको हम बोले थे कि जितना वस्तु बेच रहा है उतना ही वस्तु वो खरीदा होगा, यानी जितना वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे उतने वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे। तो 12 वस्तु, इसको अभी छोड़ दो, 180 को छोड़ दो, अभी 12 वस्तु बेच रहा है तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य लो। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य लोगे तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य लेना होगा। क्लियर है? बराबर हानि के बारे में या लाभ के बारे में वो लिख देता है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी हानि कितना होता है? 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ये क्रिया आपको करना होगा इसको में, तो बहुत इजी में बना लेता तुम। क्या करना था? एसपी को उधर कर दो तो हो जाएगा 12 सीपी बराबर 17 एसपी, 17 एसपी, ये हो जाता। अब यहां से मैंने बोला था कि दो तरीका, या तो क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को काट के क्रय मूल्य बना लो, या सीधे सीपी अनुपात एसपी निकाल दो। उल्टा का अनुपात 17:12 हो जाता। ऐसे भी आप कर सकता था, कहीं कोई टेंशन नहीं था, है ना। मल्टीपल रेशो बराबर हो तो रेशियो अदला बदली करके निकाला जाता है। अब यहां पे दोस्त कहा था, गौर से आप समझना, यहां पे कहा था कि भैया 2 वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। यहां पे विक्रय मूल्य के वस्तु का दिया हुआ था, गौर से देखो। तो यहां पे विक्रय मूल्य 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 180 दिया था, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता दोस्त? कहता 15 रुपया। तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपया। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य यहां लिख देते हैं आपके लिए। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 30 रुपया हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं? 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 180 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ना 180 भागा 12 यानी 15 रुपया। तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य 12 और क्रय मूल्य 17 ये रेशियो दे रखा है, तो क्या आप नहीं कह देते कि अनुपातिक 12 का वैल्यू भैया दे रखा है 30 रुपया, है ना। विक्रय मूल्य इसका वैल्यू भैया दे रखा है 30 रुपया, तो इसका वैल्यू यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है, यानी 17 का मान आपको निकालना है। ऐसा आप नहीं कह लेते तो 30/12 गुने क्या हो जाता? 17 हो जाता। क्लियर है? अब जो भी आवे काट कूट कर आंसर इसको कर लीजिएगा, है ना। तो कहोगे यहाँ पे 6 दूनी 12 या 2 सका 12 5 सका 30, यानी 85/2 रुपया आएगा। 4 दुनिया 2 दूनी 4, इतना रुपया आएगा। 2 वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया था, 2 वस्तु क्रय मूल्य आएगा। क्लियर है? 2 वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में रेशियो हमें पता चल गया। ये तुम 12 वस्तु का भी विक्रय मूल्य के हल कर सकता था, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, 12 वस्तु का भी विक्रय मूल्य के हल किया जा सकता था। हम 2 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के हल कर लिए। क्लियर है? क्लियर है? अरे भाई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था या आया था, क्योंकि जो विद्यार्थी क्वेश्चन दिए हैं उन पे हमें भरोसा होता है और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है? क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चन हमें लाने का आदत नहीं है कि क्वेश्चन 10-20 को बना के यहाँ पे डाल दें। ठीक है? जो क्वेश्चन मेरे पास मिलता है ना, विद्यार्थी के द्वारा, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाते हैं। अतः वो सब दिमाग से निकाल देना। ठीक है? अब नहीं आया तो अब हम तो एग्जाम दे नहीं रहे थे भाई। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये था, सिग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन ये था। ठीक है ना? कहीं यहाँ पे हल करना था इसको, है ना। कैसे हल करते? तो आपके पास ऑप्शन अगर होता तो 2 तरीका हल करने का हो सकता था। एक आपका ऑप्शन C9 से, यहाँ पे ध्यान देना, एक तरीका था C9 मेथड से हल कर सकता था ऑप्शन को छांटने की विधि से। दूसरा तरीका यहाँ पे घटाने की बात थी, जोड़ने की, गुना करने की बात थी, तो इकाई अंक चेक करके भी बना सकता था। इकाई अंक से भी पता लगा सकता था कि मेरा ऑप्शन कौन है ये चारों में से, A, B, C और D, ये चारों में से मेरा ऑप्शन कौन है। ऐसे हम लोग कर सकते थे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तब तो भैया मजबूरी में हमें क्या करना होगा? बनाना ही होगा। तो बनाओगे कैसे? तो चलो भैया हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे
सबसे पहले तो ये दोनों को हमको गुना करना होगा। गुना कैसे करोगे? तो 9 9 9 से गुना करना हो किसी भी संख्या में, तो कहा गया है कि संख्या के है ना अंत में जितना 9 से गुना करना है उतना ही जीरो डाल देते हैं। उसके बाद ये संख्या को इसमें से घटा देते हैं। संख्या को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये बच जाएगा 6, ये बच जाएगा 7 7। और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ये होगा। यानी कि ये दोनों को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ना है ना, क्योंकि प्लस है तो लाओ यहीं पे जोड़ लेते हैं। 68.24 को इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो हो जाएगा 23, 6 8 8 से 15 के 5 बाकी 1 14, इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको में से घटाना था तो घटा दो, तो कहोगे 140.1 को इसमें से घटाना है, घटा देते हैं। कहोगे 6 2 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5। क्लियर है? यानी ये मेरा प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है भाई? देखो जी ये बंद हो गया है। हेलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर आप थर्ड शिफ्ट का प्रश्न भी करवा दीजिए। जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो हम जरूर करवाएंगे, टेंशन मत लो। हम सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाते हैं। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आता है, अब अपने मन से क्वेश्चन डालने का हम प्रयास नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये था, ऐसा क्वेश्चन कुछ था 16 नंबर में। एक क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये दोनों कोणों का योग 180 यानी कि ये 60 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं संगत कोण बराबर होता है, यानी E बराबर E होता है, तो एक समान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ज्यामिति से क्वेश्चन ये देखने को मिला था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो ये क्वेश्चन का डिजिट हमें लगता है कहीं ना कहीं गलत है। इसका डिजिट जो है, यानी कि ये वाला डिजिट हमको गलत लग रहा है, क्योंकि कुछ अलग डिजिट होना चाहिए हमारे समझ से। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण का रेशियो दिया हुआ है तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? वर्ग होगा, चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, समानांतर होगा। क्लियर है? तो भैया हमको करना क्या था? पहले तो हमको कोण निकालना होगा। कहोगे 5 2 713 और 7 20, यानी अनुपातिक 20 का वैल्यू 360, चारों कोणों का 360 होता है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 18। यानी इसका कोण की अगर हम बात करें तो आपका कोण होगा 18 दूनी 36, दूसरा कोण 18 5 90, और तीसरा कोण 18 शक 78 से ना 108, अगला होगा 68 8 7 56 के 100 बाकी 5 26 से, ये हो जाएगा, है ना। अब इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कैसा चतुर्भुज होगा। इसके अनुसार तो उत्तर हमें सिर्फ चतुर्भुज ही नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ग होता तो चारों को 90 होना चाहिए था। समलंब यानी समभुजा का एक युग्म समानांतर। अगर समानांतर चतुर्भुज होता तो ये वाला समानांतर चतुर्भुज होता तो ये दोनों कोणों का योग यानी दो लगातार कोणों का योग 180 होना चाहिए था। इसको में कोई भी दो को लगातार जोड़ते हैं 180 आता नहीं है, यानी कहीं ना कहीं चतुर्भुज होगा। खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था। अब क्या था, डिजिट क्या था, रेशियो क्या था, वो हमें नहीं पता। क्लियर है भाई? क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन में चलें। चलो अगले क्वेश्चन में 17 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो यहाँ पे समानुपात जरूर देख लेना, पर शिफ्ट में समानुपात का क्वेश्चन आ रहा है, और आपको हम बताए भी थे, है ना, कि मध्यानुपात पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे तृतीय अनुपात का भी क्वेश्चन आपको आ गया है, थर्ड रेशियो आ गया है। थर्ड रेशियो क्या होता है तो सबको पता है, बी स्क्वायर बटा क्या होता है, ए होता है। बी कितना है? 50 है, यानी 50 गुना 50 बटा का क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 10। इसको काटोगे भैया तो आपका आ जाएगा 250। क्लियर है? यानी मध्यानुपात हम बार बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि मध्यानुपात क्या होता है, तो कहोगे √AB होता है। मध्यानुपात √AB होता है। कभी कभी चतुर्थानुपात भी पूछता है, तो चतुर्थानुपात पूछेगा तो यहाँ पे 3 रेशियो देकर चतुर्थानुपात पूछेगा, है ना, जो कि शायद सेकंड या थर्ड में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ए वाला। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, जो पहले वाला भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं कि एक समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण हमको पता है तो उसका एरिया क्या होगा। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, सब जानते हैं इसको, नहीं, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। गुरु गोविंद दाऊ खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस पे था, ठीक है ना, जो क्या था पता नहीं, लेकिन ये फार्मूला पर था। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या कि बहुलक बराबर
3 गुने माद का माइनस 2 गुने माद होता है। यानी कि इसमें से बहुलक, माद का माद, 3 आइटम यहाँ पे है, 1 2 3 आइटम है। 3 आइटम में से किसी 2 का मान देकर तीसरा का मान आपसे पूछ सकता है, तीसरा का मान आपसे पूछ सकता है। अतः ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस ढंग का था, ठीक है ना। ये तो लगता है, चलिए ये फर्स्ट शिफ्ट हो गया। अब हम लोग पहुंच रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट में हम देखेंगे, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन था, है ना। 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट की बात अब भैया हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना ही क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको दिखाया। अब बिल्कुल लगभग सही क्वेश्चन ही है जैसा कि विद्यार्थी बोल रहे थे। अब बात आता है सेकेंड शिफ्ट का, है ना। यानी कि 24 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट की बात हम यहाँ पे करते हैं। सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त, फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है, ये सेकेंड शिफ्ट होना चाहिए था, गलत लिख दिया ये, है ना। सेकेंड शिफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ओह, यहाँ होगा ना, हाँ है लिखा हुआ जी, है, ठीक है ना। सेकेंड शिफ्ट है लिखा हुआ, 24 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखो पहला शुरुआत समानुपात से ही आपको दिखाई दे दिया। नहीं, अभी आपने क्या देखा था, तृतीया अनुपात, उसके पहले क्या देखा था, चतुर्था अनुपात। अब यहाँ पे क्या आ गया, मध्यानुपात देखे थे ना, यहाँ पे क्या आ गया, चतुर्था अनुपात। लो तो चतुर्था अनुपात होता क्या है, पहले इसको समझ लो। कहता है 12 अनुपात 24 समानुपात 45, और चतुर्था अनुपात यहाँ पे हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x, यानी ये चौथा अनुपात की बात करता है। क्लियर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे करते हैं। आपको पता है ना कि e गुना e यानी कि 12 गुना x बराबर होता है ना, e गुना e यानी कि 24 गुना 45। क्यों होता है, बार बार बता रहे हैं आपको, 12/24 इसका मतलब होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, यानी कि बराबर 45 बटा क्या होगा, x होगा, e बटा e होगा। 3 से गुना करोगे तो यही आ जाएगा। अतः सीधे हम लोग याद रखते हैं कि प्रथम अंतिम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और भैया अगर x का मान निकालोगे तो हो जाएगा 24 गुना 45 बटा का 12। तो यहाँ पे इसको काट कूट करोगे, 12 दूनी 24, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 90। तो बहुत लोग इसको ट्रिक के रूप में डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। क्या आपने किया, तो ये दोनों को गुना करके पहला वाला से भागा दे दिया, पहला वाला से ये दोनों को गुना करके भागा दे दिया। तो चतुर्था अनुपात पूछे ना, तो अंतिम दोनों को गुना कर देना और उसमें पहला वाला से भाग दे देना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय इतना लिखने से बच जाएगा। क्लियर है सर, पंजाब के क्लियर है भाई, समझ में आ रही है हमारी बात या नहीं आ रही है? हम जो बता रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है। 1 मिलियन पार हो गया ना सर, 1 मिलियन पार हो गया, पता नहीं भैया, हम तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर हुआ हमको पता नहीं, है ना, लेकिन मिलियन होने वाला है। अब देखो अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ए वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ए वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे गौर करिएगा। कहता है किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? एक बात हमको यहाँ पे बताओ, इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहोगे मूलधन का 3/5 यानी ए भैया आपका मूलधन है और ए वाला भैया आपका क्या है, ब्याज है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि 5 रुपये का ब्याज हो रहा है 3 रुपया। कितना वर्षों में? 12 वर्षों में, 12 वर्षों में। तो बताओ दर क्या है, ये इसका कहने का मतलब है। 1 मिनट, हम दर के बारे में बार बार बोलते हैं, दर क्या होता है? तो कहते हैं 1 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज होता है, 100 रुपये का ब्याज होता है, ये बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि 100 रुपये का हमको ब्याज निकालना है, फिर 1 वर्ष का निकालना है, तो क्या करोगे, इसको 100 बनाना दो, कहोगे यहाँ 20 से गुना कर दो भैया, तो यहाँ भी 20 से गुना कर दो, यानी 100 रुपया का ब्याज हो गया 60 रुपया। अब हमको 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 1 वर्ष का ब्याज 12 से भागा दे दो, है ना, 60 भागा 12, यानी कि 12 25 60, 5% दर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया भैया, जो कुछ किए हैं आप किए हैं। यानी 12 वर्ष में अगर आप 60 रुपया लेके जा रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितना लेके जा रहे हैं? तो 60 भागा 12 यानी कि 5 रुपया, वही हमारा क्या हुआ, रेट हुआ। क्लियर है भाई, आई बात समझ में या नहीं आया? जल्दी बताइए, क्लियर है, समझ में आ रही है हमारी बात या नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया था, यहां पे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है
है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कहता है कि 150 रुपये प्रति दर्जन पेन, यानी कि 12 पेन। प्रति दर्जन का मतलब 150 रुपया में 12 पेन खरीदता है। 150 रुपया में 12 पेन खरीदता है और 15 रुपये प्रति पेन, यानी कि एक पेन, यानी 15 रुपया में एक पेन बेच देता है। एक पेन बेच देता है तो कितने प्रतिशत का भैया वो लाभ कमाता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ वस्तु की संख्या को इक्वल कर लीजिएगा। यानी ये 12 है, ये एक पेन है, तो क्या अगर इसमें हम 12 से गुना कर दें, 12 से गुना कर दें तो इक्वल हो जाएगा 12 पेन 12 पेन। अब हो गया 12 पेन का क्रय मूल्य 150 रुपया, अब विक्रय मूल्य हो गया 15 गुना 12 यानी 180 रुपया। हुआ या नहीं हुआ? यानी 150 में खरीदा, 180 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ? तो भैया कहोगे 30 रुपया का लाभ हुआ। कितना में? तो हमेशा तुलना क्रय मूल्य पर, यानी कि 150 में, अतः 100 में कितना हुआ? यही तो मेरा आंसर होगा। यानी 0 से 0, 5 या 15, 20 25 100, यानी कहीं ना कहीं उसे 20% का भैया लाभ हुआ होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 22,000 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करा दीजिए ना सर। देखो जो क्वेश्चन मेरे पास पहुंचता है वो क्वेश्चन कराते हैं, चूंकि 22 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन फिर बहुत लेट भेजे, कल या परसों भेजे हैं, है ना, व्हाट्सएप पर। तो अब पुराना हो गया है वो, है ना। नया में सबको मजा आता है, पुराना में मजा ना आता है उतना। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्काउंट का क्वेश्चन था और बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत आराम से बनाने वाला क्वेश्चन था। कहता था किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64%। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अंकित मूल्य का 64%, यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य भैया 64 रुपया है। इसका कहने का मतलब यह है। तथा 4% छूट पर बेचा जाता है, यानी छूट जब भी दिया जाता है तो किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो 4% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, यानी 100 का सामान 96 में बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ बताओ, यानी लाभ निकालना है। तो लाभ नहीं निकाल लीजिएगा क्या, है ना। लाभ 64 में खरीदा, 96 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ दोस्त? तो कहोगे, है ना, 9 में से 4 जाएगा 2 और ये बच गया 3, 32 का लाभ होगा ना। 32 का होगा। कितना में? कहोगे 64 में, अतः 100 में क्या होगा? वही हमारा प्रतिशत लाभ होगा। 32 दूनी 64, 50 दूनी 100, यानी कि 50% का उसको लाभ हुआ होगा। देखो इसमें आंकड़ा डाटा आगे पीछे हो सकती है सर, हमें आप ऐप पर पूरा विजन है, भरोसा है, क्या लिखते हैं, विश्वास है कि कोई कुछ भी कहेगा, आप जो भी करते हैं। चलिए कमेंट्स पार कर गया भाई, क्लियर है यहाँ तक, है ना। आज बहुत कम बंदे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिए बस, है ना, ताकि और जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, आगे का क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन ये डाटा सही नहीं है, ये डाटा दूसरा था। डाटा क्या था? दूसरा था। यहाँ पे ध्यान देना, ये डाटा नहीं था। खैर जो भी हो, यानी कि इस फॉर्म में 2 संख्या दिया हुआ था, उसका हमें लासा निकालना था। लासा निकालना था। लासा याद रखना दोस्त, हमेशा महत्तम पावर वाला होता है, महत्तम घात वाला होता है, ये बात याद रखना। हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी डाल भी चुके थे ऐसे क्वेश्चन का, LCM HCF का, देख लेना, है ना। तो सबसे पहले 2 को देखो, तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, दोनों को बराबर है, तो रख लो 2 के पावर 2। अब हम यहाँ पे हरा कलर ले लेते हैं ना, ये 2 के पावर 2 यहाँ पे था, यहाँ भी था। अब 3 के पावर 2 है, यहाँ भी 3 के पावर 2 है, तो वो भी ले लो 3 के पावर 2। यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है। बड़ा कौन है भैया? कहेंगे 5 के पावर 3 है। क्लियर है? जो दोनों में ना है वो भी ले लो, है ना, बस वही उसका LCM हो जाता है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ तक पहुँच गया है तो कि मासा जो होता है वो न्यूनतम घात वाला होता है, न्यूनतम घात वाला, ये बात याद रखना। मासा न्यूनतम घात वाला, लासा महत्तम घात वाला। क्लियर है भाई? 102 के हो गया सर, है ना, 102 के, हाँ, KTC 2.0 102 के हो गया है। और ये KTC क्लासेज बाई के दोस्तों जो मेरा मेन चैनल है वो मिलियन होने वाला है आप लोग के सहयोग से। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ये वाला। तो देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, फर्स्ट में भी था, फर्स्ट में भी था
और सेकंड में भी था, सेकंड में भी था। अंतर इतना था कि फर्स्ट में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस था, सेकंड में यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, बस इतना ही सा अंतर था, दोनों सेम था। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप खुद बना लोगे, क्या आएगा, क्योंकि पहले जैसा ही बनेगा, आज ही बताए हैं, आज ही फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, है ना। ये बिल्कुल यही क्वेश्चन, खाली चिन्ह बदला हुआ था, ऊपर प्लस था, नीचे क्या था, माइनस था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ए वाला। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं, है ना, अब कैसे था पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे, है ना, इस ढंग से इसको रख दिए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि ये त्रिभुज कहीं ना कहीं क्या है, समरूप है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यानी तुम कहोगे ई बटा ई, यानी कि 2 बटा भाट बराबर ई बटा ई होगा, यानी कि 8 बटा 4 होगा। इसको हल करोगे दोस्त तो कहोगे यहाँ पे कि भाट बराबर 2 गुने 4 बटा 8, जिसका मान आपका 1 होगा। क्लियर है। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। जब दोनों समरूप है तो ई बटा ई बराबर हो जाएगा ई बटा ई। क्लियर है, एक ऐसा था। आगे देखते हैं यहाँ पे, बस इतना ही क्वेश्चन दोस्त हमें सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला था। चलो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट में। देखो जैसे जैसे थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन 8:15 बजे तक पहुंच पाता है, क्योंकि लास्ट सेशन में एग्जाम देने के बाद विद्यार्थी घर जाने के चक्कर में रहते हैं कि जल्दी जल्दी घर पहुंचे, उसके बाद वो क्वेश्चन भेजा करते हैं। ठीक है, अतः ये वाला में कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी, है ना, ये क्वेश्चन एक हमारे व्हाट्सएप पर विद्यार्थियों को भेजा गया, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा था। हम बात कर रहे हैं अब थर्ड शिफ्ट का भैया। किसका? थर्ड शिफ्ट का। 24 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का बात कर रहे हैं। कहा कि ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है। तो तुम कहोगे भैया ये क्या है, तो कहोगे 1 2 3 4 तक गया है, 3 2 1 घट रहा है, यानी 1 2 3 4 को 1 का ये क्या है, वर्ग है। नहीं, तो ये बात भी आपको हम बता चुके थे। क्लियर है। जब तक लास्ट वाला सवाल आएगा, जब तक 1 मिलियन हो जाएगा। चलो भैया, बढ़िया बात है। एक बार लाइक शेयर भी आप लोग कर दीजिए। मात्र आज 2100 बंदे देख रहे हैं, बहुत कम बंदे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जो जो क्वेश्चन आया है वो आपके बीच यहाँ पे है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक ऐसा आया था यहाँ पे कि बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई 7 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, ये नहीं लिखा था, खाली वो लिखा था इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ भी हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है। क्योंकि बेलन की बात किया है, यहाँ पे हम समझा दूं आपको, बेलन का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे r दे रखा है 7, h दे रखा है 15। तो भैया अगर आपको वक्रपृष्ठ पूछा होगा, वक्रपृष्ठ पूछा होगा, तो कहोगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुना पाई का मान डाल दोगे 22 बटा 7, आर का मान दे दोगे कितना, कहोगे 7, एच के मान दे दोगे 15, काट कूट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 22 66, इतना आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा होता, अगर संपूर्ण पूछा होता, संपूर्ण पृष्ठ पूछा होता, तो ए वाला तो वक्रपृष्ठ होगा ही 2 पाई आर एच, ये वाला तो होगा ही, और ये दोनों भी शामिल हो जाता है, यानी कि इसको में 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है। तो 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा तो इसको ऐसे निकालेंगे। और भैया अगर आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला याद रखना। यानी तीन ही चीज इसमें पूछेगा, पहला वक्रपृष्ठ, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ और तीसरा आपका आयतन। तीसरा आपका क्या पूछेगा, आयतन। तो ये फार्मूला आप देख लेना, बेलन से बहुते शिफ्ट में बहुते क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि मेंसुरेशन का फार्मूला एक बार टोटल रट जाना है, आपको लिखकर रट जाना है। क्लियर है भाई। नमस्कार सर जी। सर भगवान करे आपका चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिला था, है ना। क्या ये क्वेश्चन था कि 10,000 रुपया, 1,000 है ना, 1,000 रुपया का 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पे कौन ब्याज था, साधारण था या चक्रवृद्धि था, ये जिक्र नहीं था। तो हम SI ही मान के बनाएंगे इसको, तो कहेंगे 4 दूनी 8% हो जाएगा, तो इतना का 8% क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, अगर
1000 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज सिर्फ पूछता है ना, तो इसका मतलब वो साधारण ब्याज ही होगा। ना जिक्र करता है कि चक्रवृद्धि है या साधारण, तो आपको साधारण ब्याज ही निकालना होता है। तो खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज जिक्र नहीं था कि साधारण है या चक्रवृद्धि है ना। तो बस हम साधारण मान के इसको हम हल कर लेंगे। सर सी आई था, एक बंदा कह रहे हैं विकास पांडे सी आई था, तो सी आई भी अगर होता तब भी आप आराम से निकाल लेते। यहां पर देखिए है ना, सी आई भी अगर होता तब भी हम निकाल देते हैं आपको, है ना। सी आई होता तो क्या होता, यहां पे निकाल देते हैं, ठीक है। कहता कि 1000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का सी आई पूछता, तो कुछ नहीं करना, 2 वर्ष में अगर या इस पे ए बी फॉर्मूला भी लगा देते हो ना, तब भी सी आई निकल जाता है। तो 4 4 8.16 है ना। देखो ए प्लस बी प्लस 4 गुना 4/100.16 यही ना होता है ए बी फॉर्मूला, तो 8 दशमलव क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे तो इसको निकालने का तरीका मेरा दूसरा है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया भी होंगे, है ना। तो सी आई इतना % हो जाएगा, तो इतना का इतना % से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य बच गया, यानी कि 8.16 गुना 10 होगा, यानी कि 8 शून्य इन्हें आएगा तो 81.6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी एक चीज और ध्यान देना, कभी भी एग्जाम में अगर सी आई आपको आ जाए, सी आई अगर आपको आ जाए और ऑप्शन दूर दूर में हो, ऑप्शन दूर दूर में हो, तो तुम एस आई निकाल लेना, एस आई निकाल लेना। और ये याद रखना कि सी आई जो होता है वो एस आई से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को समझना, क्योंकि एग्जाम में अपना कॉमन सेंस भी बहुत काम आता है। तो कभी कभी क्लिष्ट शब्द अगर यहाँ पे रेट मिल जाए, है ना, और तुम नहीं निकाल पा रहा है सी आई, तो टेंशन मत लेना, तुम सीधा सीधी आंख मूंद के एस आई निकाल लेना, और एस आई से थोड़ा सा जो ज्यादा होगा वो वहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो ना, ये कहाँ 80 रुपया है और कहाँ 1 रुपया 60 पैसा ज्यादा है। अगर ऑप्शन दूर दूर रहेगा ना, तो आराम से इससे पकड़ में आ जाती है। क्लियर है भाई, आई बात समझ में? हमारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा है तो कमेंट्स करो भाई लोग, शेयर करो, लाइक करो। हम कभी बोलते नहीं, आज हम बोल रहे हैं इस। और उसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं ये था, लेकिन यहाँ पे बंदा कह रहा था कि 122 और 2 अज्ञात था। हमें ये बात समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये ऐसा होता ना, ऐसा होता यहाँ पे, ऐसा होता x/6 1/6 होता, तब तो आराम से मान निकाल लेते, क्योंकि x² बराबर होता 6 गुना 6, यानी 1 का मान 6 आता। उस विद्यार्थी का उत्तर भी 6 ही आया था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे फोन से भी पूछे तो बोले कि सर 122 था, तो हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो इसका उत्तर 6 आएगा। सर गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, गिफ्ट तो मिलेगा दोस्त, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट नहीं मिलेगा। गिफ्ट यूट्यूब पर ही मिलेगा, है ना, या ऐप पर कहीं पे भी गिफ्ट तो मिलेगा भाई। हम तो गिफ्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि आपका भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे। थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन जिसका डाटा नहीं आया है मेरे पास तक, लेकिन क्वेश्चन है मेरे पास। कहता है एक टंकी दिया हुआ था जिसमें 2 नल भरने वाला था, एक खाली करने वाला था। यानी कि पहला नल, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक नल था, दूसरा नल था, और भैया यहाँ पे तीसरा नल था, ठीक है। ये दोनों भरने वाला नल था, ये भरने वाला था, ये भी भरने वाला था, और ये नल क्या था, खाली करने वाला था। ये तीनों का वो कह रहा था कि एलसीएम 60 आया था, लासा निकाला था तो 60 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा कहीं ना कहीं सीधा था, सिंपल था, है ना, आसान डाटा था, तब तो एलसीएम 60 आया, और उसका आंसर भैया 12 आया था। बस इतना ही जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में मेरे पास तक है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, हाँ यूट्यूब पर ही, टेंशन मत लो। आगे यहां पर देखो, एक बंदे ने ये क्वेश्चन भेजा कि सर ये क्वेश्चन था, अब बिल्कुल दूसरा बंदे ने वेरीफाई किया, पूछे तो बताया कि सर 2 को जोड़ना था, उसमें से 1 को घटाना था, आंकड़ा लंबा चौड़ा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप क्या करते, ये दोनों को कहीं ना आपको जोड़ना था और उसमें से घटाना था। और सबसे इजी अगर ऑप्शन होता तो C9 भी आप लगा सकते थे। C9 ही नहीं, इसमें इकाई अंक भी आप लगा सकते थे, इकाई अंक भी आप लगा सकते थे। यानी हमको कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इसका जब हल करते तो क्या करते आप, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है, तो आप करते क्या, तो ये दोनों को जोड़ते, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, यानी वही आपका
उत्तर होता जिसका अंतिम अंक क्या होता, 3 होता। 5 4 9, 9 में से हो गया 3, यानी वही उत्तर होता जिसका अंतिम अंक 3 होता। अगर बाई चांस ये दो ऑप्शन में 3 3 आ जाता, तब फिर आप इसके अगला वाला डिजिट को यहां पे चेक करते, इसको अगला को, है ना, तो कहता 3 और 4 7, 7 में से 6 गया 1, ये हो जाता। अब यहां पे हम देखते कि जिसका अंतिम 2 अंक 13 है वह मेरा उत्तर होगा। अगर बाई चांस किस्मत खराब रहता ऑप्शन में और 2 3 गो में से फिर 13 13 मिल जाता, तो फिर इसका तीसरा डिजिट को हम चेक कर लेते, इस ढंग से बनाते, है ना। तो कहीं ना कहीं इकाई अंक से ऐसे क्वेश्चन को बनाना ज्यादा आसान होता। क्लियर है? आई मिस यू सर। किस किस ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है सर? क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? मजा आ रहा है ना? चलो तो भैया अब तो लगता है क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन दो क्वेश्चन पूछा गया था माध्य का। हम बता देते हैं, माध्य का पहला क्वेश्चन जो था ना, पहला क्वेश्चन तो था, याद रखना, उसमें सारणी दिया हुआ था, सारणी वाला माध्य निकालना था। ऐसे रहता ना सारणी, तो इस प्रकार से सारणी में x दे रखा था, f दे रखा था, और भैया इसका क्या निकालना था, माध्य निकालना था। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, समझ लीजिए पैटर्न को। मतलब सारणी वाला हम यूट्यूब पर भी हम डाल चुके हैं, माध्य का बहुला कैसे निकालते हैं, सारणी वाला भी हम बता चुके हैं, है ना। तो इस ढंग से एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, तो उनका कहना था कि आंकड़ा जिसे 4 7 8, है ना, इस प्रकार से x में दे दिया था और बोला था कि इसका माध्य फलना है, यानी कि 10 है, तो x का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है ना। यानी कि यहां पे भी आपको माध्य से 2 क्वेश्चन था, पहला सारणी का माध्य निकालना था और दूसरा आंकड़ा में एक अज्ञात राशि दे दिया था और उसका एक माध्य दे दिया था, उसके बाद बोला था कि x का मान क्या है। ऐसा क्वेश्चन यहां पे देखने को मिला था। तो थर्ड शिफ्ट में हमें इतना ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ज्यादा क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट वाला शिफ्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। ओके बाय बाय। लेकिन जाने से पहले फिर एक बार आपको धन्यवाद। ओके बाय बाय।